जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 10th की पढ़ाई को हम कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6 to 10th नहीं फ्रेंड्स, क्लास 6 to 12th हम कर रहे हैं। और अभी तक हमारा क्लास 6 to 10th कंप्लीट हो गया। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जा करके आपको जिस भी टॉपिक में जो भी डाउट है, आप वहाँ से देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था भारत की वस्त्र परंपराएं। जो हमारा चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया था। और उसी के साथ हमने किया था कसीदाकारी, पढ़ा था कसीदाकारी की शैलियाँ देखी थी, जिसमें हमने फूलकारी क्या होता है, कसूती क्या है, कांधा क्या है, कसीदा गुजरात की कसीदे, और साथ ही साथ चिकनकारी, चंबा, रुमाली, सारे ही हमने टॉपिक जो है हमारे प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किए थे। और फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। और ये कुछ वन लाइनर डेफिनेशन आप कह सकते हैं इनके, जिसको हमने पढ़ा था। ब्रोकेड क्या है, जामदानी क्या है, साथ ही साथ किन ख्वाब के बारे में देखा था, टेपेस्ट्री, टाई एंड डाई क्या होता है, कसीदाकारी क्या होती है, फूलकारी क्या होता है, कसीदा क्या है और चिकनकारी क्या है। इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया, यानी कि पढ़ा था। और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। अब इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। फर्स्ट में हम देखेंगे एनसीईआरटी फोल्डर। ये एनसीईआरटी फोल्डर जो दिए होते हैं ना फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको नहीं छोड़ सकते, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में आने इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है आप इनको स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन 1 कहता है, भारतीय वस्त्र कला की प्राचीनता के बारे में जानकारी किन ऐतिहासिक स्रोतों से मिली है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय वस्त्र कला की जो प्राचीनता है उसके बारे में जानकारी किन ऐतिहासिक सोर्सों के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारतीय वस्त्र कला की प्राचीनता के बारे में जानकारी हमें प्राचीन साहित्य के संदर्भों में गुफाओं तथा भवनों की दीवारों पर चित्रकारी तथा मानव चित्र दर्शाने वाले अभिलेखों से मिली है। क्वेश्चन 2 है, सूत उत्पादन के वे पहलू कौन से हैं जिन्होंने भारतीय कपड़ों को विश्वविख्यात बना दिया? तो बताइए, सूत उत्पादन की वो कौन से पहलू हैं जिन्होंने भारतीय कपड़ों को विश्वविख्यात बना दिया? भारत कपास का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से ही कपास की खेती होती। कब से होती है? तो प्रागैतिहासिक काल से ही कपास की खेती एवं बुनाई की जाती है। यह सर्वविदित है कि कपास का प्रचलन भारत से ही पूरे विश्व में फैला, क्योंकि भारत में विकसित कताई और बुनाई की तकनीकी से ऐसे कपड़े बनाए गए जो अत्यंत बारीक और अलंकृत होने के कारण विश्व प्रसिद्ध थे। बेबीलोन में पुरातात्विक खुदाई से मिली हड़प्पा कालीन मोहरों से यह प्रमाणित हुआ है कि भारत से कपास का व्यापार पूरे विश्व में होता था। जब पहली बार ग्रीक एवं रोमन लोगों ने कपास को देखा तो उन्होंने इसे वृक्षों पर उगाई गई ऊन समझा था। बांग्लादेश ढाका में बनाए जाने वाला कपड़ा मलमल, खाय अथवा शाही मसलिन इतना अधिक बारीक था जिसे सामान्य आंखों से देख पाना भी कठिन था। इसीलिए इसे बथहवा अर्थात बुनी हुई हवा, शबनम शाम की ओस एवं आबे रबा अर्थात बहता हुआ पानी आदि काव्यात्मक नाम दिया गया। जामदानी अथवा बंगाल एवं उत्तर भारत के कुछ भागों में कपास के प्रयोग से परंपरागत रूप से बुनी गई अलंकृत मलमल भारतीय बुनाई शैली का सर्वश्रेष्ठ ब्रोकेड उत्पाद है। नियमित बुनाई में बाने का धागा ताने की ओर और नीचे विशिष्ट क्रम में चलता रहता। तो आप ये देख सकते हैं कि सूत उत्पाद के वो कौन से पहलू हैं जिन्होंने भारतीय कपड़ों को विश्वविख्यात बना दिया। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि तो वही है जो हम पहले पढ़ आए हैं। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी पढ़ाई पहले कर रखी है। क्वेश्चन
3 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन 3 कहता है रेशम ब्रोकेड बुनाई से संबंधित कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए, प्रत्येक के विशिष्ट लक्षण क्या है। तो रेशम ब्रोकेड बुनाई संबंधित कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए और उनके विशिष्ट लक्षण क्या है। तो पहला तो आ जाएगा, पहला जो क्षेत्र है तमिलनाडु की कांचीपुरम शैली, दूसरा गुजरात की शैली है, और तीसरा है महाराष्ट्र की शैली, और चौथा है तीसरा, हाँ 3 हमने देखे कौन से, तमिलनाडु की कांचीपुरम शैली, गुजरात की शैली, महाराष्ट्र की शैली। तो तमिलनाडु कांचीपुरम शैली में तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम प्राचीन काल से दक्षिण भारत में ब्रोकेड बुनाई का एक मशहूर केंद्र है। ब्रोकेड वाले भव्य पल्लू के साथ परंपरागत साड़ियों में पशुओं और पक्षियों के मोटिफ होते थे। गुजरात की शैली में क्या है, तो गुजरात ने किन्ख्वाब की अपनी शैली विकसित की है। प्राचीन भारतीय शासकों के दरबारों में लोकप्रिय बारीक वस्त्र का निर्माण भड़ौच और खंभात में किया जाता था। अहमदाबाद की आशावरी साड़ियाँ अपने पल्लुओं और सुंदर ब्रोकेड किनारों के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र की शैली देख लीजिए, इसमें हमने पढ़ा था, बहुत ही पहले ये सब पढ़ रखा ना हमने, जो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, तो वही है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, कहता है भारतीयों को संसार का सर्वोत्तम रंगरेज क्यों कहा जाता है। यानी कि हम भारतीयों का संसार का सर्वोत्तम रंगरेज क्यों कहा जाता है, आप बता सकते हैं क्यों कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित शब्दों के साथ आप किसको जोड़ते हैं। फुलकारी, कसूती, कसीदा, कांदा और चिकनकारी। तो फुलकारी कहाँ क्या है, कसूती कहाँ होता है, फुलकारी क्या है, पंजाब की एक दस्तकारी है जो एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी या दुपट्टों पर हाथों से। कसूती क्या है, कर्नाटक की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक कला है जिसको घरेलू शिल्प भी कहा जाता है। कसीदा क्या है, तो कसीदा कश्मीर की कलाकारी। कांथा क्या है, बंगाल की कसीदाकारी है। चिकनकारी क्या है, तो महीन कपड़ों पर सुई धागे से विभिन्न टाकों द्वारा हाथ से की गई कारीगरी है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश जो है चिकनकारी का क्या है, मुख्य केंद्र है। तो आप बता सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी को हमने पढ़ रखा है। आप चलते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। तो ये एमसीक्यूज में पहला हम बहुविकल्पी देखें। क्वेश्चन 1 कहता है भारत में सूत की कताई कम से कम कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। यानी कि कितने साल हो गए भारत में सूत की कताई होते, तो कितनी पुरानी परंपरा है सूत की कताई की। क्वेश्चन 1 किया कहता है कि 3000 वर्ष पहले। ऑप्शन 2 कहता है, 2 क्वेश्चन नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन बोलना था, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ बार बार, तो ध्यान दीजिएगा। भारत में सूत की कताई कम से कम कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है 3000 वर्ष, ऑप्शन 2 कहता है यानी कि बी 2000 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 5000 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 1500 वर्ष। तो फ्रेंड्स भारत में सूत की कताई माना जाता है कम से कम जो है 5000 वर्ष पुरानी है। तो ऑप्शन सी हमारा 5000 वर्ष क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कहता है भारत को माना जाता है, क्या माना जाता है। ऑप्शन ए कपास का घर, ऑप्शन बी जूट का घर, ऑप्शन सी वस्त्रों का घर, ऑप्शन डी ऊन का घर। तो भारत को क्या माना जाता है, भारत को माना जाता है फ्रेंड्स कपास का घर, क्योंकि हमारे भारत में ही कपास की खेती भी होती है और कपास के वस्त्र भी सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग होते हैं। तो भारत को हम क्या मानते हैं, कपास का अर्थात कॉटन का घर, अर्थात हाउस ऑफ कॉटन के नाम से हम भारत को जानते हैं। इसी के साथ हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, कपास का घर। क्वेश्चन 3 कहता है भारत में कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। हमने बता तो दिया भारत को हम कपास का घर मानते हैं, बट बताइए भारत में कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कहता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी कहता है जी नहीं राजस्थान में। तो नहीं फ्रेंड्स, भारत में कपास का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो होता है हमारे गुजरात राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी के साथ ऑप्शन ए हमारा गुजरात राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है कि गुजरात अपनी किस शैली के कारण प्रसिद्ध है, बताइए। क्वेश्चन 4 कहता है गुजरात अपनी किस शैली के कारण यानी किस लिए वो फेमस है। ऑप्शन ए किन्ख्वाब की शैली, ऑप्शन बी कांचीपुरम की शैली, ऑप्शन सी बालूचर की शैली, ऑप्शन डी पियठानी की शैली। तो गुजरात फ्रेंड्स अपनी किस शैली के कारण प्रसिद्ध है, गुजरात अपनी किन्ख्वाब की शैली के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज किन्ख्वाब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश की सालों में कितनी धारियां होती हैं, बताइए।
हिमाचल प्रदेश की साड़ियों में शॉल में साड़ी नहीं शॉल में कितनी धारियाँ होती है? ऑप्शन ए 1 या 2, ऑप्शन बी 4 या 6, ऑप्शन बी 5 या 8, ऑप्शन डी कहता है 7 या 6। तो हिमाचल प्रदेश की जो शॉल होती है उनमें 1 या 2 धारियाँ होती है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? कहता है कि भारत में बनाए जाने वाले टाई एंड डाई कपड़ों की कितनी विधियाँ हैं? हमने टाई और डाई विधि के बारे में पढ़ा ना, तो बताइए भारत में बनाए जाने वाले टाई और डाई कपड़ों की कितनी विधियाँ हमने देखी थी? ऑप्शन ए कहता है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी कहता है 4 एंड ऑप्शन डी इज सेइंग दैट 2। तो भारत में बनाए जाने वाले टाई एंड डाई की जो कपड़ों की विधियाँ हैं वो कितनी हैं? 2 हैं। और वो 2 विधियाँ कौन सी हैं वो आप बताइए कमेंट करके। दोनों विधियों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? कहता है गुजरात किस बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन कसीदा, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी इकत, ऑप्शन डी कसूती। तो गुजरात जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात फ्रेंड्स अपनी इकत बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? कहता है कि कसूती कहाँ का घरेलू शिल्प है? कसूती जो शिल्प है वो कहाँ का घरेलू शिल्प है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन डी कहता है जी नहीं राजस्थान। तो बताइए कसूती कहाँ का घरेलू शिल्प है? यानी कि कसूती को कहाँ पे घरेलू शिल्प के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वो जो है कर्नाटक में ही कसूती शैली को घरेलू शिल्प के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी कर्नाटक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कहता है कांधा जो धोतियों या साड़ियों की परतों पर तैयार किया जाता था किस राज्य से संबंधित है? कांथा के बारे में हमने पढ़ा था ना जब चैप्टर पढ़ रहे थे। तो कांथा जो धोतियों या साड़ियों की परतों पर तैयार किया जाता है किस राज्य से वो संबंधित यानी कि संबंध रखता? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन डी कहता है झारखंड। तो कांधा जो धोतियों एवं साड़ियों की परतों पर तैयार किया जाता है वो बंगाल राज्य से संबंध रखता है। इसी के साथ हम ऑप्शन बी पर जाएंगे, बंगाल इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 10 कहता है चंबा रुमाल किस राज्य की कसीदाकारी है? चंबा रुमाल के बारे में प्रीवियस क्लास में ही हमने पढ़ा। चंबा रुमाल किस राज्य की कसीदाकारी? ऑप्शन ए कहता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश की कसीदाकारी है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कहता है कि भारत में मिलने वाले वस्त्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए खूबसूरती के लिए, ऑप्शन बी दस्तकारी के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारत में मिलने वाले वस्त्र जो है खूबसूरती और दस्तकारी दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ हम जाएंगे ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अति लघु उत्तरी भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है किस देश के शिल्पकारों को संसार का सर्वोत्तम रंगरेज कहा जाता है? भारत के शिल्पकारों को संसार का सर्वोत्तम रंगरेज माना जाता है। क्वेश्चन 2 कहता है रेशमी वस्त्रों के उत्पादन की मूल जड़ कहाँ थी? तो रेशमी वस्त्रों के उत्पादन की मूल जड़ कहाँ थी? तो मूल जड़ चीन में थी। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? कहता है सालों का निर्माण कैसे किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोलों का निर्माण पश्मीना एवं शाहतूश पहाड़ी बकरियों के बालों से किया जाता है। क्वेश्चन 4 कहता है प्राचीन काल में रंग कैसे बनाए जाते थे? तो आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में प्रयोग में आने वाले अधिकतर रंग पौधों की जड़ों, छालों, बीजों, कीटों तथा खनिजों आदि से बनाए जाते थे। क्वेश्चन 5 कहता है कसीदाकारी कैसी कला है? तो आंसर हो जाएगा कसीदाकारी सुई या सुई जैसे अन्य औजारों का प्रयोग करके सूत, रेशम, स्वर्ण या चांदी के धागों से कपड़ों की सतह को अलंकृत करने की कला है। कौन सी? कसीदाकारी। क्वेश्चन 6 कहता है कसूती शब्द किस शब्द से बना है? कसूती शब्द फ्रेंड्स फारसी शब्द से बना है। फारसी शब्द कसीदा से मिलके क्या बना है? कसूती का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? कहता है चंबा रुमाल की कसीदाकारी किन राज्यों में की जाती थी? अभी हमने जब ये पढ़ रहे देखिए बहुविकल्पी तो भी हमने चंबा रुमाल के बारे में पढ़ा। चंबा रुमाल की कसीदाकारी हिमाचल प्रदेश के पूर्व पहाड़ी राज्यों में की जाती थी। अब ये आ गया हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ क्योंकि वही सारे क्वेश्चन अगेन टू अगेन रिपीट है। क्वेश्चन 1 कहता है भारत में वस्त्रों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बताइए। क्वेश्चन 2 कहता है भारत में ऊन किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? नाम बताइए कहाँ कहाँ पे ऊन
का उत्पादन होता है? कहाँ कहाँ पे ऊन पाया जाता है? आम नहीं ध्यान मत दीजिएगा, ऊन पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी अपनी सुविधा के लिए ले सकते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है भारत में बनाए जाने वाले टाई एंड डाई कपड़ों की कितनी विधियां वर्णन करें। और क्वेश्चन 4 कहता है कसीदाकारी क्या होता है? भारत की कसीदाकारी पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। कैसे कैसे भारत की कसीदाकारी पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी? आप अपनी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट मैं बार बार कहूँगी फ्रेंड्स, आप इनको खुद सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। अगर आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करके मेरे से पूछिए, नहीं तो आप फिर इन जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है सुजनी और जलक दोजी क्या है? वर्णन करें। सुजनी और जलक दोजी के बारे में हमने पढ़ा था ना, बताइए सुजनी और जलक दोजी क्या है, इनका वर्णन करें। क्वेश्चन 6 कहता है गुजरात की कसीदाकारी परंपरा क्यों अति प्रसिद्ध है? कारण बताइए, क्यों गुजरात की कसीदाकारी परंपरा बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है? तो ये हो गया हमारा लघु उत्तरीय। और हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, रेशम बुनाई के महत्वपूर्ण केंद्रों का वर्णन कीजिए। तो आप लिख सकते हैं वाराणसी की शैली, पश्चिम बंगाल की शैली है, साथ ही साथ गुजरात की शैली हमने पढ़ी थी, तमिलनाडु की कांचीपुरम शैली के बारे में जाना था, महाराष्ट्र की शैली के बारे में जाना था। क्वेश्चन 2 कहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि भौतिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? भारत में टाई एंड डाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3 कहता है कसीदाकारी की विभिन्न शैलियों का विस्तार से वर्णन करें। आप वर्णन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल, मतलब सारे ही टॉपिक को बहुत ही डिटेल में इसीलिए पढ़ा है कि आप अच्छे से इनका वर्णन कर सके और समझ सके। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती, 2 बार 3 बार करके देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में आएगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे बुक में ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जिसको हम स्किप कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स का जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की कर रहे थे ये कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, वही स्वयं को जांचे में। चिकनकारी का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बरेली। तो चिकनकारी का प्रमुख केंद्र कहाँ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बताइए शॉलों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जामावार शैली की शॉल किस मुगल शासक द्वारा शुरू की गई थी? और क्वेश्चन 4 कहता है बुनाई और छपाई का कार्य किन बादशाहों के काल से शुरू हुआ है? क्वेश्चन 5 कहता है भागलपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो वैसे तो मैं डेली इन क्वेश्चन के भी आंसर आपको बता देती हूँ, बट आज नहीं बताऊंगी। इनका आंसर आप ही कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट करके कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर विथ क्लास कंप्लीट होती है हमारी, कि हमने जो है चैप्टर के साथ हमारी ये जो क्लास कंप्लीट हो रही है, हमारा चैप्टर भी हो गया विद क्वेश्चन आंसर्स। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रही है हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही, पढ़ तो हम बुक से रहे हैं, तो मैंने प्रयास किया कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, क्योंकि हम कुछ छोड़ नहीं सकते। अगर ढंग से पढ़ना है तो इसीलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, कि हर एक चीज़ को पढ़ा जाए। फिर भी अगर क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपके माइंड में फिट हो रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।